एपिसोड 13 की स्टार्ट में हम हाइमिन का बचपन देखते हैं। ये उस समय की बात थी जब हाइमिन अपनी मॉम से पार्क में बिछड़ गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब हाइमिन को उसकी मॉम नहीं मिलती तो वो अकेले एक कोने में जाकर बैठ जाती है। हाइमिन को इस हालत में देख एक आदमी उसके पास आता है और हाइमिन से कहता है कि क्या तुम अपनी मॉम से बिछड़ गई हो। जब हाइमिन हाँ में जवाब देती तो वो आदमी हाइमिन से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। नादान हाइमिन बिना कुछ भी सोचे समझे उस आदमी के साथ चली जाती है। अब उस आदमी ने हाइमिन के साथ क्या किया ये हमें सीरीज में नहीं बताया गया है, पर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि एक अनाथ आश्रम में कुछ लड़कियां हाइमिन को परेशान कर रही थी। वो सभी लड़कियां हाइमिन को ये जताना चाहती थी कि वो सभी लोग इस अनाथ आश्रम में इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं चाहते थे। हाइमिन उन्हें समझाने की कोशिश भी करती कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा, मैं बस खो गई हूँ। हाइमिन की ये बात सुनने के बाद भी वो सभी लड़कियां उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। कुछ और सालों बाद हाइमिन एक शॉप से अल्कोहल चुरा रही थी। अल्कोहल चुराते ही जैसे ही हाइमिन उस शॉप से बाहर निकलती है, हाइमिन नोटिस करती है कि शॉप के बाहर एक पोस्टर था और उस पोस्टर में हाइमिन की एक फोटो थी। ये पोस्टर हाइमिन की गुमशुदगी के बारे में था। अपना पोस्टर देखकर हाइमिन बिल्कुल सुन्न हो जाती है। तभी वो शॉप ओनर हाइमिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेती है जिसमें हाइमिन ने अल्कोहल चुराई थी और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस हाइमिन को अरेस्ट कर लेती है, पर थोड़ी ही पूछताछ के बाद पुलिस हाइमिन को उसके असली घर छोड़ आती है। हाइमिन को देखकर उसकी मॉम की खुशी फूले नहीं समा रही थी। हाइमिन की मॉम उससे माफी भी मांगती क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से हाइमिन को इतने सालों तक अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। हाइमिन अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करती है और उनसे पूछती है कि आपके पीछे जो लड़का खड़ा है वो कौन है। हाइमिन की मॉम जैसे ही उसे सियोजुन के बारे में बताती है, हाइमिन को सियोजुन का उसी के घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर हाइमिन ये बात अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कहती। कुछ दिनों बाद हाइमिन को पता चलता है कि सियोजुन का बर्थडे उसी दिन आता है जिस दिन हाइमिन अपने मॉम एंड डैड से बिछड़ गई थी। ये बात जैसे ही हाइमिन को पता चलती है उसके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि हाइमिन के मॉम एंड डैड हर साल सियोजुन का बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। बैक इन प्रेजेंट और इनको जैसे ही पता चलता है कि सियोजुन जिंदा है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। साथ ही साथ ओरिन दोस्तों से जाकर माफी भी मांगती है क्योंकि ओरिन ने किमियो के मर्डर के मामले में दोस्तों पर शक किया था। ओरिन की माफी सुनने के बाद दोस्तों से पूछती भी कि तुम इतने सालों बाद ये पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो, तो ओरिन दोस्तों से कहती कि बस ऐसे ही। ओरिन की ये बात सुनते ही दोस्तों से कहती है कि तुमने मुझ पर शक किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो शायद मैं भी तुम पर ही शक करती, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। अपने सभी फ्रेंड्स को साथ देखकर ओरिन को बहुत खुशी होती है। घर वापस लौटते वक्त सियोजुन ओरिन को बताता है कि 10 साल की लंबी सजा काटने के बाद हाइमिन इस हफ्ते जेल से छूट चुकी है, तो इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने इस वीकेंड एक पार्टी रखी है और मेरी मॉम चाहती है कि मैं ये ओकेजन उनके साथ सेलिब्रेट करूं। हाइमिन की जेल से बाहर आने की खबर सुनते ही ओरिन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ओरिन की परेशानी देख सियोजुन उससे पूछता भी है कि अगर तुम कहोगी तो मैं अपनी मॉम को मना कर दूंगा कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता, पर ओरिन सियोजुन से कहती कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी मॉम को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। ओरिन सियोजुन से पूछती कि तुमने हाइमिन को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया, तो सियोजुन कहता है कि मैं नहीं जानता मैंने हाइमिन को अब तक माफ किया है या नहीं, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये 10 साल मॉम डैड हाइमिन और मेरे लिए काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। भलाई हाइमिन को उसके किए की सजा मिली हो, पर उसके साथ मॉम एंड डैड ने भी उतना ही सफर किया है जितना कि उसने किया है। सियोजुन की ये बात सुनकर ओरिन उसे दिलासा देने लगती है और वो दोनों साथ में घर जाते हैं। अगले दिन ओरिन और सियोजुन के बीच में एक क्यूट सी इंटरेक्शन होती है जैसे कि नॉर्मल कपल के बीच में होती है। इन दोनों की बातचीत में दोनों का ही प्यार साफ साफ झलक रहा था। एनिमल रेस्क्यू सेंटर में ओरिन के कलीग उसे बताते हैं कि आज उन लोगों की मदद के लिए 12 वॉलंटियर्स आने वाले हैं, तो तुम उन 12 वॉलंटियर्स की लिस्ट चेक कर लेना। ओरिन भी खुशी खुशी ये काम स्वीकार कर लेती है। थोड़ी देर बाद ओरिन जब उन वॉलंटियर्स को चेक कर रही होती है तो उनमें से एक वॉलंटियर हाइमिन भी होती है। ओरिन हाइमिन को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उससे पूछती भी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो हाइमिन बताती है कि जाहिर सी बात है मैं आज यहाँ पर वॉलंटियर बनने आई हूँ इस एनिमल रेस्क्यू सेंटर की। हाइमिन ओरिन से ये भी कहती है कि मुझे देखकर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने 10 साल जेल में बिताए हैं और इन 10 सालों में मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जो भी मैंने किया वो सब बहुत गलत था और अब मुझे इस बात पर बहुत पछतावा भी है। ओरिन की शक्ल से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो हाइमिन की बातों से कन्विंस नहीं हो रही है, तो हाइमिन ओरिन से कहती है कि बातें तो बाद में भी हो सकती है, हम लोग पहले काम कर लेते हैं। इतना बोलकर वो दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। हाइमिन को इतनी शिद्दत से काम करता देख ओरिन के कोवर्कर्स ओरिन के सामने हाइमिन की बहुत तारीफ करते हैं।
हाइमिन की इतनी तारीफ सुनने के बाद भी ओरिन को अब भी उसकी नीयत पर शक हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ओरिन को अब भी ये डर था कि हाइमिन सच में सुधर गई है या वो सिर्फ एक दिखावा कर रही है। अपना काम खत्म करने के बाद हाइमिन ओरिन से उसका फोन नंबर मांगती है। ओरिन को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, पर वो हाइमिन को अपना नंबर दे देती है। काम से वापस लौटने के बाद ओरिन जब ये सारी बातें कॉल करके दोस्तों को बताती है तो दोस्तों हाइमिन के बारे में बुरा भला कहने लगती है। दोस्तों ओरिन को वार्न भी करती है कि हाइमिन एक क्रिमिनल है, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। ओरिन को घर पहुंचते ही हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो लोग ओरिन को बताते हैं कि सियोजुन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और शायद से उसकी जान बचाना नामुमकिन है, तो प्लीज आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। ये बात सुनती ओरिन को पैनिक अटैक्स आने लगते और वो रोड पर पागलों की तरह भागने लगती है। पर तभी ओरिन को सियोजुन का कॉल आता है और ओरिन को सियोजुन के जरिए पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। सियोजुन ओरिन को समझाता भी है कि तुम्हें जो कॉल आया था वो एक प्रैंक कॉल था, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो और घर जाकर आराम करो। ओरिन जैसे ही अपने घर लौटती है हाइमिन उस पर पीछे से अटैक कर देती है। हाइमिन के अटैक से ओरिन काइंड ऑफ बेहोश हो जाती है। ओरिन को बेहोश करके हाइमिन ओरिन के घर में फोटोग्राफ्स ढूंढने लगती है, वही फोटोग्राफ्स जिनसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। हाइमिन को जैसे ही वो फोटोग्राफ मिलती है ओरिन उससे वो फोटोग्राफ छीनने की कोशिश करती है, पर हाइमिन ओरिन को जोर से धक्का देती है और उस फोटोग्राफ को जलाती है। ओरिन ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हाइमिन का पैर पकड़ लेती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। रही बात ओरिन को प्रैंक कॉल की, तो वो हाइमिन ने ही करवाया था ताकि वो ओरिन को उसी के घर से कुछ समय के लिए बाहर भेज सके और मौका मिलते ही फिर से उन फोटोज को ढूंढ सके। और अगर हम हाइमिन के बचपन के बारे में भी बात करते हैं तो हाइमिन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत गलत था, पर इसमें सियोजुन की कोई गलती नहीं थी, ये तो बस किस्मत का खेल था। एंड इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि हाइमिन सियोजुन से जलती थी। जाहिर सी बात है किसी को भी थोड़ा बुरा तो लगेगा ही ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि हाइमिन जाके सियोजुन की जान ले ले। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।